मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर जिसके अंतर्गत सिलेबस की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में सिलेबस के बारे में बताया था और साथ में प्रथम यूनिट के बारे में बताया था, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो है हमारा फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर है, इसका जो है उसी में कंटिन्यू कर सिलेबस चल रहा था। तो सिलेबस के अंतर्गत जो हमारा पहला पार्ट था, जिसको कि हमने कहा था कि ये पार्ट ए और पार्ट बी है, इस पार्ट ए को थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के नाम से जानते थे। हमने बताया था कि दोनों पार्ट को जोड़कर इस सेमेस्टर की बुक का नाम रखा गया। इसका नाम है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है, तो इसी में बात करते हैं। जो हमारा पहला पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, इसी में प्रथम यूनिट बताने का सेकंड यूनिट की बात करें, ये लिखा यूनिट सेकंड। और हमने ये भी बताया था कि जो ए और बी पार्ट है दोनों में 4-4 यूनिट होंगे। इसी का सेकंड यूनिट है डिफरेंट स्टेटमेंट्स ऑफ सेकंड लॉ। देखिए यहाँ पर क्या है, जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इसमें दो स्टेटमेंट थे, इसलिए डिफरेंट लिखा हो गया है। अलग अलग दो वैज्ञानिक ने स्टेटमेंट दी। एक तो क्लासियस क्लैपरान थे, दूसरा हमारा एक था हमारा क्लासियस क्लैपरान था, दूसरा हमारा क्या था यहाँ पर एक तो हमारा इसके अलावा क्या था, एक क्लासियस स्टेटमेंट था। ठीक है, तो दोनों ने मिलकर क्या था, और दोनों हमारे अलग अलग थे। एक हीट इंजन पर आधारित था, एक हमारा क्या था रेफ्रिजरेटर सिद्धांत पर आधारित था। यानी कि जो अलग अलग स्टेटमेंट थे उनको मिलाकर ही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का निर्माण हुआ। ठीक है, पहला था केल्विन प्लैंक, दूसरा था क्लासियस स्टेटमेंट, दोनों को। और जो हमारा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट था वो किस पे आधारित था, हीट इंजन पर आधारित था। क्लासियस स्टेटमेंट क्या था, रेफ्रिजरेटर सिद्धांत पर आधारित था। यानी दोनों को मिलाकर के डिफरेंट स्टेटमेंट्स ऑफ सेकंड लॉ, दोनों को मिलाकर निर्माण किया गया। तो ये हमारा हो गया। एंड कार्नोट थ्योरम, हमने पिछले वीडियो में बताया था। कार्नोट थ्योरम क्या थी, इसमें क्या था, एक से अधिक इंजन का उपयोग किया गया। एक इंजन के द्वारा अगर हम कोई किसी भी सिस्टम को ऊष्मा देंगे तो वो इंजन लगातार नहीं चल सकता। और हमने ये भी बताया था यहाँ पर एक से अधिक इंजन का उपयोग करेंगे तभी वो प्रोसेस लगातार चल पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कार्नोट थ्योरम में दो इंजन लगाए गए, एक रिवर्सिबल और एक इररिवर्सिबल। रिवर्सिबल इंजन क्या है, जो दोनों तरफ चलता है। इररिवर्सिबल क्या होता है, इसकी डायरेक्शन क्या वन साइड होती है। ठीक है, दो इंजन को लगाया गया। फिर एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन्स, यहां पर क्या है, जो ऑटो इंजन और डीजल इंजन है इनकी इफिशियंसी किस प्रकार की होगी, उस इफिशियंसी के बारे में। जो इनमें आंतरिक दहन होता है इंजन के द्वारा, ऑटो इंजन और डीजल इंजन में किस प्रकार का होगा, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसकी इफिशियंसी किस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है क्लासियस इनइक्वालिटी। यहाँ पर क्या है, जो क्लासियस में असंगतता थी या दिक्कतें थी उसके बारे में बताया था। और इसी से एक और नहीं निकल के आई थी, वो निकल के क्या आई थी, जो हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। कौन कौन सी कमियां थी, इसके कारण थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में डिस्कस करना पड़ा। ठीक है, एंट्रोपी एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। अब देखिए एंट्रोपी क्या था। एंट्रोपी हमने पहले ही बताया था कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीन फंडामेंटल पैरामीटर होते हैं, लेकिन जो मैक्सवेल समीकरण थे वो तीन पैरामीटर से पूरे नहीं हो सकते। तो एक नया पैरामीटर था जो कहते थे एंट्रोपी, इसको एस द्वारा व्यक्त करते हैं। इसके अलावा एक चीज और बताया गया था कि एंट्रोपी जो है हमारा है, इसी में बताएंगे, जो एंट्रोपी हमारी है ये एडियाबेटिक प्रोसेस में कांस्टेंट रहती है। ठीक है, एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि किस प्रकार से यह पीवी डायग्राम की समकक्ष है, और रिवर्सिबल प्रोसेस और इररिवर्सिबल प्रोसेस में किस प्रकार से एंट्रोपी के मान में परिवर्तन होता है, ये इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस। फिर इसके अलावा करते हैं एंट्रोपी चेंजेस इन वेरियस थर्मोडायनामिकल प्रोसेस। अब देखिए जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी किस प्रकार से परिवर्तित हो रही है, यहां पे लिखा है वेरियस प्रोसेस। वेरियस प्रोसेस है, एक तो रिवर्सिबल प्रोसेस है, एक इररिवर्सिबल प्रोसेस है। जो हमारी एंट्रोपी होती है वो सदैव ही कैसी होती है, ये जो हमारी एंट्रोपी होती है, अगर प्रोसेस हमारा कैसा है रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल में क्या होता है, हमारा जो प्रोसेस रिवर्सिबल है उस समय क्या हो जाएगा,
एंट्रोपी लगातार बढ़ती चली जाती, और यहाँ पर एक चीज बताएंगे और साथ में कि डेल्टा इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, किस प्रकार से एंट्रोपी जो है डिसऑर्डरनेस को व्यक्त करती है, आगे जो है इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, देखिए ये जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में है, ये हमारा क्या है, एंट्रोपी के द्वारा ही क्रिएट हुआ, और इसको एक वैज्ञानिक नष्ट उन्होंने बताया था। इन्होंने बताया था कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर एंट्रोपी को कंट्रोल में किया जाता है, लेकिन सभी को मालूम है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर मात्र एक कल्पना है, और इसके बारे में जो है नष्ट ने बताया था। एंड अटेंटिबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट लॉ, इन्होंने बताया था किस अवस्था में जो हमारा जो है एब्सोल्यूट जीरो क्रिएट होता है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अंतर्गत इसके बारे में भी डिस्कस डिटेल में आगे करते हैं। ठीक है, थर्मोडायनामिकल पोटेंशियल। अब बात आई थर्मोडायनामिक पोटेंशियल कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमारा प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, इसी प्रकार से हमारा इंटरनल एनर्जी है, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, थर्मोडायनामिक पोटेंशियल होते हैं, और इनकी सहायता से मैक्सवेल रिलेशन निकालते हैं, इन पोटेंशियल की सहायता से, क्योंकि इनका उपयोग करके ही मैक्सवेल समीकरण प्राप्त होते हैं, और मैक्सवेल समीकरण कितने होते हैं, 4 होते हैं। इन मैक्सवेल समीकरण को इस पोटेंशियल की सहायता से ज्ञात करते हैं। ठीक है, इनका जो है आगे हम डिटेल बताएं कौन कौन से मैक्सवेल रिलेशन है। हमारा पहला है इंटरनल एनर्जी, दूसरा हमारा क्या है हैमिल्टन फ्री एनर्जी, तीसरा हमारा क्या है इंथैल्पी, और चौथा हमारा क्या गिब्स फ्री एनर्जी। 4 हमारे जो है मैक्सवेल रिलेशन है, जो कि हमारे इस पोटेंशियल की सहायता से ज्ञात करेंगे। ठीक है, अगली बात करते हैं कंडीशन फॉर फिजिबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ ए सिस्टम। जो हमारा इक्विलिब्रियम सिस्टम क्या होता है, देखिए इक्विलिब्रियम क्या होता है, साम्यावस्था। किसी भी निकाय की, किसी भी सिस्टम की साम्यावस्था क्या है, और उसमें कौन कौन सी जो है कंडीशन साथ में आती हैं, उन कंडीशंस के बारे में भी यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन इन्होंने क्या, लेटेंट हीट के केस में क्लासियस क्लैपेरॉन ने अपनी इक्वेशन प्रस्तुत की थी, जो कि क्या थी, लेटेंट हीट के संदर्भ में दी। और इन्होंने क्या है, दो, एक हमारा था फर्स्ट लेटेंट हीट, दूसरा हमारा था सेकंड लेटेंट हीट। तो यहां पर क्या करेंगे, इसके बारे में, इसमें क्या करेंगे, तो 2 इक्वेशंस जो है बारी बारी बताएंगे, स्पेशली हीट के संदर्भ में क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो हमारा क्या है, ये भी सिलेबस के अंतर्गत है। इसी के बाद बात करते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट। जूल थॉमसन प्रभाव क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि जूल थॉमसन इफेक्ट है क्या, तो इसके बारे में बताएं किस प्रकार से हमारा जो है जूल थॉमसन प्रभाव में कोई भी हमारा गैस उसको दबाया जाता है, तो उसके जो है प्रेशर वॉल्यूम में क्या परिवर्तन होता है, वो जूल थॉमसन इफेक्ट के अंतर्गत बताएंगे। और इसमें क्या करें, पोरस प्लग का उपयोग करेंगे, पोरस प्लग की सहायता से यहाँ पर क्या करेंगे, जो होने वाला परिवर्तन जो है वो इसके अंतर्गत निकालते हैं। इसकी बहुत सी एप्लीकेशंस जो है जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा सेकंड यूनिट हो गया, इसको हमने एक आउटलाइन बताई कि ये सिलेबस हमें इसके अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद करते हैं यूनिट थर्ड, जो हमारा क्या है, थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अंतर्गत जो हमारा थर्ड यूनिट है, काइनेटिक मॉडल एंड डिडक्शन ऑफ लॉस। देखिए यहाँ पर जो हमारा काइनेटिक मॉडल है, काइनेटिक मॉडल के अंतर्गत जो हमारा इक्वेशन है Pv बराबर 1/3 mn v बार स्क्वायर, उसको निकालें, साथ में डिडक्शन ऑफ लॉस। इसके अंतर्गत जो हमारा बायल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, गैसेस लॉ है, ग्राहम डिफ्यूजन लॉ है, वो इस मॉडल के अंतर्गत क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे, इसके द्वारा डिडक्ट करेंगे, यानी इसकी सहायता से हम इसको क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे इस काइनेटिक मॉडल की सहायता से, जो कि हमारा Pv बराबर 1/3 mn v बार स्क्वायर है। उससे हम यहाँ पे ये नियम निकालेंगे, डेरिवेशन ऑफ मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी एंड इस एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। ठीक है, अब देखिए जो हमारा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, मैक्सवेल 3 प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन लॉ थे, एक मैक्सवेल था, एक बोस-आइंस्टीन था, एक हमारा फर्मी लॉ था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है वो वेलोसिटी केस में प्राप्त करेंगे, और इसका एक्सपेरिमेंटल जो प्रायोगिक सत्यापन है वो भी इसी के अंतर्गत हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे।
इसके बाद हेडिंग है डिग्री ऑफ फ्रीडम, हिंदी में कहते हैं स्वतंत्रता की कोटि। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है कि कोई भी पार्टिकल कितनी अवस्था में वो स्वतंत्र रूप से मूव कर सकता है, रह सकता है। यानी कि अगर 1D की बात करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 2D में क्या फ्रीडम है, 3D में क्या है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, इन तीनों केसेस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, कैसे निकालते हैं, इसके बारे में बताएंगे। ठीक है। इसके बाद आती है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा का सम विभाजन। ऊर्जा को किस प्रकार से समान रूप से विभाजित कर सकते हैं, इसका की मान होगा 1/2 kT। इसको क्या करेंगे, निकालेंगे साथ में एंड इट्स एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। इसके अलावा क्या करेंगे, इस इक्विपार्टीशन एनर्जी की सहायता से क्या करेंगे, जो स्पेसिफिक हीट है यानी कि विशिष्ट ऊष्मा है, इसके लिए मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, तीनों का मान क्या करेंगे, बारी बारी से निकालेंगे कि मोनो एटॉमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, मोनो एटॉमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3, डाई एटॉमिक कितनी होती है 5, और जो हमारा पॉली एटॉमिक है उसकी होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम 6। यानी इसकी सहायता से क्या करेंगे, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम की साथ में क्या करेंगे, गणना करेंगे। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने क्या बताया, इसमें बताया यूनिट 2 और 3 के बारे में। अगले वीडियो में यूनिट 4, 5 के बारे में बताएंगे। आज में इतना ही। धन्यवाद।